हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-165 संभाला तो जाना ही पड़ेगा। शौर्य सिस्ट को चाइनीज खाने के लिए उसे गोवा के चाइना टाउन लेकर आया था। यहाँ उसने सिस्टम के लिए कई सारे खाने के पदार्थ खरीद लिए थे। उसके बाद वह सिस्ट के साथ मिलकर चाइनीज चाय का स्वाद ले रहा था, मगर कुछ संभाला के साधकों ने उसे यहाँ उकसाया। अब ये तो शौर्य है, भला इसे कोई उकसाए और वह उन्हें सबक न सिखाए, ये भी कोई पूछने वाली बात है। उन दो साधकों को हमले की तैयारी करते हुए देखकर शौर्य ने खुद को उनसे दूर टेलीपोर्ट कर लिया। इस वक्त सिस्टम भी उसके शरीर के अंदर चली गई थी। शौर्य कुछ दूर जाकर अपने हाथ को झटका दिया और उसके हाथ में चंद्रहास प्रकट हो गई। ये वही चंद्रहास थी जिसे उसे माता लक्ष्मी द्वारा भगवान विष्णु ने भेजी थी। शौर्य को ऐसा करते देख उसके सामने खड़े वो दोनों बूढ़े साधक भी उसके पीछे चले गए। शौर्य उन्हें भीड़भाड़ वाले इलाके से अब बाहर लेकर आया था। जब वे लोग सुनसान इलाके में पहुंचे तो शौर्य दौड़ना बंद कर दिया और चंद्रहास को अपने कंधे पर रखकर खड़ा हो गया। जब वे दोनों साधक उसके पास पहुंचे तो उन दोनों ने भी शौर्य को घेर लिया, मगर स्क्वाक शौर्य एकदम शांति से उनकी सारी हरकत देख रहा था। उन दोनों में से एक बूढ़ा जिसने काले कपड़े पहने थे अपने हाथ को किसी शेर के पंजे की तरह मोड़ा और शौर्य के ऊपर झपट गया। शौर्य ने उसे उसके पास आने दिया और जब उस साधक का पंजा शौर्य को चुने वाला था तभी शौर्य ने अपना पैर हवा में उठाया और एक लेफ्ट ऑफ टूल किक उस बूढ़े के कान के नीचे जड़ दी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। उस बूढ़े के साथी को कोई चीज उड़ते हुए जाती दिखाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो वह उसके साथी का सिर था। शौर्य की ऐसी भयानक ताकत देखकर उसके साथी के पैर भी जगह पर जम से गए। तभी शौर्य ने अपने बाएं कंधे की चंद्रहास दाएं कंधे पर रखी और बोला, अरे ओ बूढ़े मुर्गे, अब तो भी कुकड़ुकू कर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। शौर्य की आवाज में उस बूढ़े के लिए एक चुनौती और अपमान था। उस बूढ़े ने अपने हाथ की मुठिया कस ली और उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, हे इंद्रदेव, मैं आपके दामिनी शक्ति का आवाहन करता हूं, मेरी सहायता कीजिए। इतना कहते ही आसमान में काले बादल छा गए और तुरंत ही बिजली की एक चिंगारी शौर्य की ओर बढ़ने लगी। शौर्य ने जब ये देखा तो वह बिना कुछ किए वहीं रुक गया और उस बिजली की चिंगारी को अपनी ओर आते हुए देखने लगा। तभी वह बूढ़ा अपनी हाथों से कुछ मुद्राएं बनाने लगा और वह एक चिंगारी कई सारी चिंगारियों में बदल गई। सारी बिजलियां शौर्य के ऊपर एक के बाद एक गिरने लगी, लेकिन शौर्य अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। जैसे ही बिजलियां शौर्य के नजदीक पहुंची, शौर्य का शरीर सूर्य की समान चमकने लगा और एक सुनहरा कवच उसके शरीर पर उभर आया। साथ ही उसके कान में सुना रंग के कुंडल हरे रंग से चमकने लगे। इधर गोवा के उस जंगल के आसपास रहने वाले लोग इस घटना को घर से बाहर आकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि सारी बिजलियां सिर्फ एक ही जगह पर गिर रही थी। ये घटना बहुत अजीब थी। जो नीला साफ आसमान था वह अचानक बादलों से कैसे घिर गया, इस बात को सोचकर ही वे लोग हैरान हो गए थे। इधर जंगल के अंदर सारी बिजलियां शौर्य के ऊपर गिर रही थी और उसके शरीर को निशाना बना रही थी, मगर शौर्य के शरीर पर उन बिजली से खरोंच भी नहीं आई थी। जब सारी बिजलियां शौर्य को नुकसान पहुंचाने में विफल हो गई, वह साधक बेहद परेशान हो गया। उसे अब समझ आ चुका था कि उसने गलत जगह उंगली की है। वह तुरंत वहां से भागना चाहता था, पर शौर्य तो शौर्य था, उसके जैसा कनिंग और चालाक इंसान इसे कैसे जाने दे सकता है। शौर्य ने अपने हाथ की चंद्रहास को घुमाया और एक झटके में उस आदमी का सिर धड़ से अलग हो गया। उसका काम तो शौर्य ने तमाम कर दिया था, पर अब उसे अच्छे से पता चल चुका था कि शंभाला के लोग बाहर उसे ढूंढने के लिए आए हैं। उसने हिमालय की दिशा की ओर देखा और बोला, लगता है मुझे शंभाला के लिए निकलना ही पड़ेगा। शौर्य ने फिर आसमान की ओर उड़ान भर दी और वापस अपने विला पर लौट आया। शौर्य जब वापस लौटा था तब तक शाम हो चुकी थी और अभिमान शौर्य के कहे अनुसार अपनी मां को जैसे तैसे मनाकर मुंबई लेकर आया था। जब से अभिमान साधक बना था उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं था, वह बस अब साधना करना चाहता था। उसे बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं था, पर उसे अपने माँ की चिंता थी। पर शौर्य ने उसे उसकी माँ के लिए भी एक अच्छी जिंदगी की ऑफर दी थी, तो अभिमान कैसे इसे मन करता। अभिम के आते ही शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आई।
उसने अभिमान को अपने परिवार के लोगों से मिलाया। फिर उसके बाद शाम का खाना सभी ने एक साथ खाया और शौर्य अभिमान और उसकी मां को डायमेंशन के अंदर ले गया। डायमेंशन के अंदर जब शौर्य पहुंचा तो उसने अभिमान को माया, चित्रा और बाकी लड़कियों से मिलवाया और उन्हें महल में रहने के लिए कमरा भी दे दिया। उसके बाद शेर ने अभिमान को उसके मां के लिए कुछ आध्यात्मिक फल और आध्यात्मिक पानी दे दिया। उसके बाद वहां रहने वाली लड़कियों ने उसके मां को शुद्धिकरण में मदद की। अभिमान और उसके परिवार को सेटल करने के बाद शौर्य अपने कमरे में वापस लौटा। फर्क्स अपनी आंखें बंद की और खुद को कली से कनेक्ट किया और बोला, ओ मेरे कलियों के कली, कैसा है तू? मुझे भूल तो नहीं गया है ना तू? मैं सोच रहा था कि तेरे बर्बादी की शुरुआत कहां से करूं। शौर्य की बात सुनकर ध्यान में बैठा कली पागलों की तरह चिल्लाते हुए अपने ध्यान से बाहर आया और गुस्से से बोला, तू जहां कहीं भी है मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। मेरे पास तेरी सारी जानकारी पहुंच गई है और अब मैं तुझे तेरे ही इंसानों के हाथों मारूंगा। जरा मैं भी देखूं कि तू अपने परिवार को कैसे बचाता है। कली की बात सुनकर शौर्य जोर जोर से हंसते हुए बोला, पहली बात, अगर कोई तेरी गुलामी करता है तो उसे मैं इंसान नहीं समझता, और दूसरी बात, अगर उनमें इतना ही दम है तो वो मेरे परिवार को बस छू कर दिखाए, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मौत कैसे हुई है। शौर्य ने भी कली को वैसा ही जवाब दिया। शौर्य का जवाब सुनकर भी कली नहीं डरा और आगे बोला, अगर तुझे खुद पर इतना हो कॉन्फिडेंस है तो मेरे आदमियों को रोक कर दिखा। मैं भी जरा देखूं कि खुद को महान साधक समझने वाला तू पिद्दी सा लड़का मेरा क्या उखाड़ पाएगा। कली की बात सुनकर शौर्य जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अगर तू मुझे कोई नुकसान पहुंचाने के लिए मेरे परिवार वालों को निशाना बनाना चाहता है तो जरा मैं भी देखूं कि तेरे इन कुत्तों में कितना दम है। और हाँ, भूल मत कि मैं अगर चाहूं तो तुझे अभी खत्म कर सकता हूं। तुम्हारी जान मेरे हाथ में है कली, लेकिन मुझे कमजोर कली को हराने में कोई मजा नहीं आएगा, इसीलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खुद को ताकतवर बना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन तुम मेरे साथ युद्ध लड़ने निकलो उस दिन तुम्हारी सेना पहले ही खत्म हो चुकी हो। शौर्य की बात सुनकर कली का माथा गया। जब उसने शौर्य की बात पर गौर किया तो उसने फिला शौर्य से पंगा लेने का प्लान कैसे कर दिया, लेकिन फिर भी उसने अपने कुछ चमचों को शौर्य पर नजर रखने के लिए कह दिया। उसे लगा कि उसके ऐसा करने से उसे शौर्य की हर बात का पता लगेगा, पर उसे ये नहीं पता था कि शौर्य अब उस पर 24 घंटे नजर गड़ाए बैठा है और आयात उसके हर प्लान और योजना को शौर्य के पास समय समय पर डिलीवर कर रही थी। इधर अधिराज को जब अभिमान का फोन आया और उसने समीर से मिलने से इनकार कर दिया, समीर गुस्से से बौखला गया। उसने अपने सामने रखे टेबल पर अपना हाथ पटक दिया और गुस्से से दहाड़ा, मैंने अपने जीवन के 20 साल लगाकर इस एम्पायर को उसके लिए बनाया और उसकी ये हिम्मत कि वह मेरा ऑफर ठुकरा कर चला जाए। वो भूल गया है कि मैं उसका बाप हूँ। अधिराज, जल्द से जल्द मेरे भारत जाने के लिए टिकट बुक करो, मैं अभी भारत के लिए निकल रहा हूँ। जब शाम को समीर चंडीगढ़ पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी पत्नी और बेटा चंडीगढ़ छोड़कर मुंबई चले गए हैं, वो भी अपने पूरे सामान के साथ। समीर परेश हो गया। जब उसने इस बारे में पता लगवाया तो उसे गीतागली कॉरपोरेशन के मालिक शौर्य का कनेक्शन इस बात से मिला। वह तुरंत अपने प्राइवेट जेट में बैठकर मुंबई के लिए निकल गया। रात 10 बजे जब समीर मुंबई पहुंचा तो वह सीधा शौर्य से मिलने उसके विला पर पहुंच गया। विला पर बड़े दादाजी ने समीर का बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। शौर्य के परिवार का हर एक सदस्य समीर को जानता था। वह भी पैसों के मामलों में शौर्य से कम नहीं था। जब शौर्य वहां पहुंचा तो समीर ने पहले अपना परिचय शौर्य के साथ करवाया, फिर अपनी पत्नी और बेटे से मिलने की बात बोल दी। समीर की बात सुनकर शौर्य में अभिमान को डायमेंशन के अंदर से बाहर बुला लिया। अभिमान ने आते ही अपने पिता को देखा और दो टूक में बोला, मुझे अगर आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो अब भूल जाए, क्योंकि आपको 20 साल की देरी हो गई है। अब मेरी माँ और मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। जब हमें आपकी जरूरत थी तो आप उस वक्त पैसों के पीछे पड़े थे। अब उन्हीं पैसों से अपने लिए एक पत्नी और बेटा खरीद लो और इसके बाद दोबारा शौर्य भाई को रेशा मत करना। आप शौर्य भाई का गुस्सा सहन नहीं कर पाओगे। इतना कहकर अभिमान मुड़कर जाने लगा। तभी समीर गिड़गिड़ाते हुए बोला, रुको अभिमान, तुम मेरी बात तो पहले सुन लो। मैंने ये सब किया ताकि तुम दोनों सुरक्षित रहो और परिवार के पावर स्ट्रगल से टेम्पर कोई आंच ना आए। आपके परिवार पर आंच आज तक कई बार आकर चली गई और आपका वह गरीब और डरपोक बेटा भी 2 महीने पहले नर्मदा नदी में गिरकर मर गया। अब आपके सामने वह अभिमान नहीं है जिसे पैसों की चिंता थी। अब आप यहाँ से चले जाइए।
मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मेरी माँ का दिल फिर एक बार टूट जाए क्योंकि आप उसके प्यार के लायक ही नहीं है। वो तो आपकी हवस की वजह से मेरा जन्म हुआ है, तो ये मगरमच्छ वाले ये आंसू और इमोशनल ड्रामा को कहीं और लेकर जाओ। अभिमान की बात समीर को तीर की तरह लग रही थी। अभिमान के हर एक शब्द से समीर का दिल छलनी हो रहा था। अभिमान को अब समीर पर कोई दया नहीं आ रही थी। उसे अपने पिता की बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अभिमान सिर्फ वहां खड़े रहकर समीर को गिड़गिड़ाते हुए देख रहा था। आज जिंदगी में पहली बार समीर को लग रहा था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसे परिवार नहीं मिल रहा था। उसने अपने आप को अभिमान से दूर उसकी सुरक्षा के लिए रखा था, मगर आज उसे अपना ये फैसला गलत होने का एहसास हो रहा था। हताश होकर समीर अब हार मान चुका था। उसने आगे कुछ बोलने की बजाय चुप रहना सही समझा। इस वक्त समीर सिर्फ आंसू बहा सकता था। समीर अपनी जगह पर घुटनों पे ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन ना शौर्य और ना ही अभिमान ने उसे उठने के लिए कहा। आखिर खुद ही परेशान होकर समीर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और वहां से वापस निकल गया। इस वक्त उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसकी आंखों से साफ था कि वह इस वक्त बेहद गुस्से में था। समीर वहां से निकलकर सीधा अपने एक घर पर पहुंच गया जो कि मुंबई में था। उसने अंदर आते ही अपने पिता को फोन लगाया और फिर जी भरकर अपने पिता को ऐसा फैसला लेने के लिए कोसा। लगभग आधे घंटे तक अपने पिता को कोसने के बाद समीर ने अपना फोन पटक दिया है। इधर अभिमान बिना किसी भाव के शौर्य के परिवार के साथ बैठा था और बड़े दादाजी अभिमान को समझा रहे थे। सभी बातें सुनकर अभिमान को भी अब ज्यादा गिल्टी नहीं लग रहा था। उसके बाद अभिमान शौर्य की मदद से डायमेंशन के अंदर चला गया। शौर्य इस वक्त शांति से बैठकर लोगों के रिश्तों के बारे में सोच रहा था। उसने अभी अभी देखा कि कैसे एक पिता अपने बेटे के बड़े होने के बाद उसे ढूंढते हुए उसके पास आया था। जब उसका बेटा हालात की वजह से कई बड़े खतरों से गुजरा, वह पिता अपना बिजनेस एसी रूम के केबिन में बैठकर खड़ा कर रहा था। और जब उसे लगा कि उसे ये बिजनेस अपने वारिस को देना चाहिए, तो वह आज अपने बेटे के पास विनती करते हुए आया था। इसे देखकर कोई भी कह सकता है कि हिपोक्रेसी भी कोई सीमा होती है। यह शौर्य ये सब सोचकर मन ही मन अपने माँ बाप के बारे में सोचने लगा। उसके साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। उसकी माँ को वह आज याद आ रहा है। उसके अंदर का बेटे के लिए प्यार आज जाग गया है, जो एक वक्त उसे मारने तक की कोशिश कर चुकी थी। उसे अब शौर्य कैसे माँ बना सकता था। इन रिश्तों की ये खटास शौर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसीलिए शौर्य रिश्तों को भी हमेशा एक घाव दो टुकड़ों के हिसाब से चलता है। इधर उन दो साधकों के मरने के बाद प्रधानाचार्य बौखला उठा था। उसके अपने खास लोग शौर्य के हाथों मरे गए थे, मगर वह कुछ नहीं कर पाया था। जब प्रधानाचार्य को कुछ नहीं सूझा तो उसने फिर एक बार अपने दो और खास आदमियों को शौर्य की जानकारी लाने के लिए भेज दिया। ये दोनों भी शौर्य से भीड़ जाते हैं तो भले शौर्य जीत जाएगा, मगर ये जीत बिना कीमत चलाए नहीं हो सकती थी। और ये बात प्रधानाचार्य अच्छे से जानता था। ये वो लोग थे जो मरने के बाद किसी बम के तरह फैट जाए थे। प्रधानाचार्य इनका उपयोग शौर्य को खत्म करने के लिए करने वाला था। ये सुसाइड बॉम्बर शौर्य को प्रधानाचार्य के मरने के लिए भेज दिए थे। शौर्य इन सभी बातों से अनजान अपने कमरे में बैठकर अपने बिजनेस की रिपोर्ट देख रहा था। उसने ठान लिया था कि समरलोक जाते वक्त वह अपने सारे बिजनेस अग्निहोत्री परिवार को दे देगा। लेकिन तब तक वह इसे इतना मजबूत बनाना चाहता था कि पूरी दुनिया दे जाए तो भी उसका बिजनेस खड़ा रहेगा। क्या शौर्य जाएगा संभाला? क्या शौर्य टिक पाएगा उन बॉम्बर साधकों के सामने? क्या करेगा शौर्य इस घटना के बाद?